दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। और आज हम बचे हुए यूपी पीजीटी 2021 के पेपर के 45 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार पैटर्न आपको पता होना चाहिए। टोटल आपके 125 क्वेश्चंस आएंगे जो आपका आने वाले टाइम में पीजीटी का पेपर होना है। हर एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल आपका 425 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स के, और अगर आपके पास स्पेशल डिग्री है तो उसके लिए अदर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यूपी पीजीटी या टीजीटी में नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप सारे 125 क्वेश्चंस जब आपके पेपर हो तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करें, और कोशिश ये हो कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके सही हो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है। रिटन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके रिटन बहुत अच्छे होंगे तो इंटरव्यू का वेटेज कम हो जाता है फिर आपके लिए। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 81 से 125 तक 45 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्लास को लाइक करिएगा, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस के ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाया करें। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाई, ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू नेट सेल्स अपॉन 100। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ये प्रॉफिटिलिटी रेशियो का फार्मूला है, यानी ये उसके अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। कह रहा है बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक कौन सी नहीं है। देखिए, टाइम सीरीज एनालिसिस आपको पता है कि टाइम सीरीज एनालिसिस में हम लोग पास्ट के डेटा की एनालिसिस करते हैं और फ्यूचर के बारे में पता लगाते हैं। रेग्रेशन में भी यही चीज होता है। रेग्रेशन में भी जैसे आपके पास एक्स की वैल्यू दी है और आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी किसी चीज का अगर मान लीजिए यूपी में प्राइस दिया है और आपको मध्य प्रदेश में प्राइस फाइंड करनी है, तो उसके लिए रेग्रेशन एनालिसिस का हम लोग यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी फोरकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। तो इसमें जो आपका डिस्पर्सन दिया है, यानी ये डिस्पर्सन यानी वेरिएंस जो आपका दिया है, यानी बी ऑप्शन वेरिएंस एनालिसिस, ये आपका कोई टेक्निक नहीं है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। कह रहा है द स्केलर चेन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, आपको पता है कि ये स्केलर चेन प्रिंसिपल जो है ये 14 प्रिंसिपल्स का पार्ट है, और 14 प्रिंसिपल्स को देने का काम फ्योल महोदय ने किया था, यानी आप में इसमें नाम आएगा हेनरी फ्योल का। कह रहा मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, कह रहा मोटिवेशन का रिलेशन है, तो आपको पता है मोटिवेशन का रिलेशन लीडरशिप से होता है। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपके लिए। कह रहा है एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्रूड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कह रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सबको एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। आपको पता है दो सिस्टम होता है, एक कैश बेस और एक एक्रूअल बेस। तो ये जहां पर एडजस्टमेंट नहीं किए जाते वो आपका कैश बेस सिस्टम होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपको दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया है, 8% डिवेंचर्स आपको दिए गए हैं, टोटल एसेट्स आपको दिया है। कह रहा डेब्ट इक्विटी रेशियो विल बी, आपसे डेब्ट इक्विटी रेशियो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर डेब्ट की बात करें तो 8% का डेब्ट आपको ये 4 लाख रुपीस का दिया है, तो ये आपका 4 लाख है। तो और उसके बाद आपसे इक्विटी पूछा है। इक्विटी में ये आपके, ये मत समझिएगा इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी से ही है। यहां पर 3 + 2 + 1 ये आपका 6 लाख होगा। जब आप इनको कैंसिल कर देंगे तो ये आपका, ये 4 कर लीजिए, आप ऐसे कैंसिल करिए, ये 6, यहां पर ये पॉइंट होगा, ये 0 होगा। 6 से 6 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर आपका ये 0 रहेगा, तो 6 ऐसे ही आता रहेगा, तो 0.67 रेशियो 1 हो जाएगा, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी में इक्विटी और प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस ये तीनों ही आएंगे। इक्विटी का मतलब आप इक्विटी से मत समझिएगा, ये नेटवर्थ से आपको समझना है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है द टर्म प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, ये इनकम टैक्स में यूज होता है। पहली बात तो आप ये समझ लें, प्रीवियस ईयर का मतलब ऐसा ईयर जिसमें हमने इनकम को अर्न किया है, और असेसमेंट ईयर का मतलब जिस ईयर में आपको टैक्स, यानी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जिसमें आपको टैक्स देना है।
तो डी पॉइंट देखिए, कह रहा है फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में आप टैक्स देते हैं वो असेसमेंट ईयर है, और जिस ईयर में आप इनकम जनरेट करते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर होता है। कह रहा अ कंपनी कैन रिडीम इट डिवेंचर्स फ्रॉम, कह रहा है कंपनी रिडम्पशन को, अ कंपनी कैन नॉट है इसमें, कह रहा है एक कंपनी कैन नॉट रिडीम इट डिवेंचर्स फ्रॉम, एक कंपनी डिवेंचर्स का रिडम्पशन नहीं कर सकती। देखिए प्रॉफिट से कर सकती है, परचेज फ्रॉम ओन मार्केट ये भी कर सकती है, कन्वर्ट करके कर सकती है। देखिए रिडम्पशन करना है तो लॉस से तो नहीं होगा, रिडम्पशन का मतलब पैसा लौटाने से होता है। पैसा लौटाया जाता है जब प्रॉफिट होती है या पैसा आपके पास है, यहां लॉस से कोई रिडम्पशन नहीं होता। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कह रहा डेटर्स के कलेक्शन से करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले आप समझिएगा जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखिए इस पर असर तभी पड़ेगा जब कोई अलग से आइटम यानी कोई अलग से वैल्यू आएगी, जैसे मशीनरी सेल हुई यानी फिक्स्ड में कुछ ऐसा चेंज हुआ जो करंट पर इंपैक्ट डालेगा। क्वेश्चन कह रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब आप समझिएगा डेटर्स से कलेक्शन होगा तो इसका मतलब कैश की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी और जो डेटर्स की वैल्यू है वो आपकी कम हो जाएगी। अब आप खुद समझिएगा कैश और डेटर्स ये दोनों ही आपके लिए करंट एसेट्स का काम करते हैं। तो अगर दोनों ही ये करंट एसेट्स का काम करते हैं तो एक की वैल्यू कम होगी, एक की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन करंट एसेट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो डेटर्स के कलेक्शन पर हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। कह रहा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिटरमिन्ड। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट, देखिए पहली बात तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ये आपका वेरिएबल्स पर होता है। वेरिएबल्स का मतलब जैसे एज जो बदलता रहता है, जो नंबर्स में है, तो यहां पे 2 वेरिएबल्स आएगा, क्वालिटीज, नंबर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा अ मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज। देखिए आपको पता है रेंज में हम लोग केवल मैक्सिमम और मिनिमम लेते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन जब आप Q2 Q3 तो वो आपका 25% और 75% वैल्यू पर बेस होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन एक ऐसा है जो सारी वैल्यू पर बेस होता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ही एक ऐसा है जिसमें सारी जो कमियां हैं वो दूर होकर के आती हैं, इसीलिए ये अच्छा मेजरमेंट माना जाता है और ये अर्थमेटिक मीन पर बेस है। कह रहा द रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, तो ये आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। कह रहा द कंट्रोल प्रोसेस इज कंसर्न्ड विथ। कह रहा कंट्रोल प्रोसेस का मतलब होता क्या चीज है। कंट्रोलिंग आप तब करेंगे जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करेंगे, यानी मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसका मतलब आप समझिएगा जैसे मान लीजिए आपने 4 पेज पढ़ा और उसके में आपके 2 घंटे लग गए, तो आप सोचोगे ना यार 4 पेज ही पढ़ा है और 2 घंटे लग गए, तो आप ये चेक करेंगे कि वेरिएशंस कहां कहां पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको मेजर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, ये कंट्रोल प्रोसेस से ही डिटरमिन करता है। कह रहा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कैलकुलेटेड ऑन देयर बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन जो भी कैलकुलेट होता है वो बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन होती है। कह रहा द फोर्स दैट प्रोवाइड मोमेंटम टू अ पर्सन टू डू वर्क इज कॉल्ड। कह रहा कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आप काम करा ले जाते हो। एक बात आप समझिएगा, एक बात तो ये कंफर्म है कि जब तक मेरे पास किसी चीज की नीड नहीं होगी तब तक हम काम करना नहीं चाहेंगे, और आपके अंदर या आपको ऐसी बात कह दी जाए जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाए काम करने के लिए, वो चीज मोटिवेशन कहलाता है। और एक बात समझना आप, मोटिवेशन जब नीड जितनी ज्यादा होगी इंसान उतना ज्यादा मोटिवेट होता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लसेस। देखिए मार्शल का नाम आया तो आप तुरंत याद रखिएगा कि मार्शल साहब जो आते हैं ना, ये आपका कार्डिनल नंबर पर आते हैं। ये आपको हमने मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी पर बहुत ही डिटेल में 2-3 वीडियोस बनाए, उस पर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। कार्डिनल नंबर आपको पता है ये टोटल टीयू और एमयू पर बेस है, यानी ये मेनली मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस है। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपको दिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कह रहा है इन अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ये कंट्रोल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये आपके ऑपरेशनल रिपोर्ट्स माने जाते हैं। कह रहा व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। देखिए शेयर्स फॉरफिचर का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में आप समझ सकते हैं,
जब कोई कंपनी शेयर्स का पैसा पार्ट में लेती है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स, अगर किसी ने अपने ड्यू डेट पर पैसा पेमेंट नहीं किया तो वो आपका कॉल्स इन एरियर होता है। कंपनी मुकदमेबाजी में नहीं फंसती, कंपनी उसको एक लेटर देती है कि आपने अपने रिमेनिंग अमाउंट्स का पेमेंट नहीं किया है, तो जो पैसा आपने दे दिया है उस पैसे को हम कभी रिटर्न नहीं करेंगे। इसी को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोला जाता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कंपनी करती है, अगर सरेंडर ऑफ शेयर्स की बात करें तो वो शेयर्स होल्डर करता है, लेकिन दोनों में प्रोसेस एक चीज होता है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कम हो जाते हैं, यानी शेयर्स कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। शेयर्स कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। इसीलिए जब भी शेयर्स फॉरफीट होता है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि शेयर्स कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही उतने अमाउंट से। तो और ये कॉल्ड अप वैल्यू से होता है, तो ये आप याद रखिएगा, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है ये कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप का मतलब जितना पैसा आपने मांगा है उसमें दोनों पोर्शन आएगा, वो पोर्शन भी जो आपको मिला है और वो पोर्शन भी जो आपको मिला नहीं है। कह रहा है प्रीमियम पेड ऑन पार्टनर्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू, कह रहा है प्रीमियम जो आपने पेड किया है पार्टनर्स के जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए, ये आपका डेबिटेड होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रीमियम आप जो पेड करते हैं एक्सपेंसेस होता है और ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। कह रहा हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को देने का काम एफडब्ल्यू टेलर ने किया था। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर था, जिन्होंने बहुत ही लोअर स्टेज से अपने काम को स्टार्ट किया था और इन्होंने ये बताया था कि अननेसेसरी टाइम को रिड्यूस करके हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए अज्यूमिंग दैट ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखिए अगर कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसको सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो फॉरेन में कमाया हो या इंडिया में कमाया हो। कह रहा रिसीव्ड इन इंडिया 1000 व्हिच वाज अर्न्ड इन इंग्लैंड। फिर वही बात, कह रहा रिसीव्ड इन इंडिया यानी इसको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप ऐड करते चलिए 1000, ये हो गया। कह रहा एरियर्स ऑफ फॉरेन टैक्स ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स ब्रॉट टू इंडिया इन द लास्ट ईयर 6000। इस पे टैक्स नहीं, क्योंकि हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है। अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, यहां पे देखिए अर्न्ड इन इंडिया लिखा है, इसलिए ये 2000 रुपीज पर इनको टैक्स देना पड़ेगा। कह रहा अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट ब्रॉट टू इंडिया 10,000। कह रहा ये एक ऐसी इनकम है जो अर्न भी की गई और रिसीव भी की गई अफ्रीका में, तो यहां पर इंडिया से इसका कोई मतलब नहीं, तो ये 3000 रुपीज पर इनको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कह रहा इसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कौन सा टूल नहीं है। आपको पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल में जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इसमें से कौन सा टूल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस का ऑप्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखिए टूल होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी आपका टूल होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, तो इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपका आएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स। आपको पता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस आप लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जैसे आपने अगर बनाया हो कभी, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब आप ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहां पे लिखा जाता है बाई वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें दो वर्ड आते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, यानी वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग बोलते हैं, और इन दोनों का टोटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो इस तरीके से आप समझिएगा वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, तो ये लिखा है ना कॉस्ट ऑफ बोथ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, तो 103 का ये ऑप्शन सही होगा। कह रहा है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल।
देखिए इंडिया में कोई भी इनकम मिली हो या मिली हुई समझी जाए तो उस पर सारे एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा, वो चाहे जहां के भी हो। कह रहा आफ्टर अ डिप्रेशन देयर इज, कह रहा डिप्रेशन के बाद क्या चीज आती है, यानी मंदी के बाद क्या आएगा। तो अगर मंदी है तो उसके बाद में रिकवरी होता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है टोटल डेटर्स 25,000 है, बैड डेट्स 1,000 है, डिस्काउंट है, प्रोविजन है, और आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो आप देखिएगा इसमें पहली बात तो 25,000 रुपीज ये डेटर्स हैं, इनसे आप बैड डेट्स को हटाइए तो ये 1,000 हट गया, तो ये आपका 24,000 आएगा। अब इसपे से पहले 5% आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो 24,000 का यानी पहले प्रोविजन कैलकुलेट होगा, 5/100 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1200 आएगा। ये 1200 आप माइनस कर दें तो आपका 008 ये 2 32,800 हुआ। अब आपको इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप डिस्काउंट उन्हें देंगे जो आपको पैसा देने आएंगे, इंटू 2/100 आप करिए, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 8 2 जा 16, ये 6 1 आया, 2 2 जा 4 1 5 हुआ, और 3 2 जा 6। तो कह रहा है 25,000, बैड डेट्स 1,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज टू बी मेड एट 2% एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड 5%। तो देखिए ये सही है, ऑप्शन हो सकता है कि कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई हो हमसे। 25,000 में 1,000 आप माइनस करेंगे 24 आएगा, 1200 आप माइनस करेंगे तो ये 32,000 आपका 800 आएगा। इसका आपको 2% निकालना है, 0 0 कैंसिल, 8 2 जा 16 1, 2 2 जा 4 1 5, और 3 2 जा 6 656 आएगा। होप सो ये जो ऑप्शन ए है ना, ये 456 नहीं रहा होगा, ये 656 ही रहा होगा। रियल पेपर में देख के आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। तो ये 656 आएगा, आप ऐसा समझिएगा। डेटर से पहले बैड डेट्स माइनस होगा, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। इस पर भी एडजस्टमेंट के लिए वीडियोस चैनल पे हैं, आप उनको देख सकते हैं। कह रहा ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर, आपको पता है जब ब्रेक इवन पॉइंट वहां होता है जहां पर ना प्रॉफिट होती है ना लॉस होता है, और ऐसा तब होता है जब आपकी रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट की इक्वल होती है, यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा द मेथड बाय व्हिच लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड, देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए ये आपका मूविंग एवरेज यूज होता है, सेमी एवरेज यूज होता है, फ्री हैंड कर्व यूज होता है, वेटेज एवरेज ऐसा कोई चीज अपने यहां नहीं है, तो ये सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब जब आप शेयर्स या डिवेंचर्स को उनके फेस वैल्यू से ज्यादा रेट पर इश्यू करते हैं तो वो चीज सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है। ये बिजनेस के पॉइंट से कैपिटल रिसीट्स होता है। कह रहा द अर्थमेटिक मीन, एक बात सुनिएगा, इसमें कह रहा मीन का जो है वो 5 है और कोई भी मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, तो नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी ये आपका 5 ही रह जाएगा। Which of the following is not a correct statement regarding business cycle? कह रहा है एक्सपेंशन, फिर बूम, फिर रिसेशन, फिर रिकवरी और 4 स्टेज। ये याद रखिएगा, एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन, रिकवरी, ये 4 है, ये सही है। बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, देखिए बिजनेस साइकिल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही आते हैं। फिर कह रहा है सुम्पीटर इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज रिलेटेड टू द जोसेफ सुम्पीटर, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन आपसे पूछा सही नहीं है, यहां देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू कीन्स द बिजनेस साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन, ये आपका गलत है, मतलब आपको तो गलत ही खोजना था, यानी आपके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन होगा। रीजन बता दें, जितने यानी जो आपके जेएम कीन्स हैं, इन्होंने बिजनेस साइकिल को मॉनेटरी फिनोमिनन नहीं माना है प्योरली। ये कहते हैं कि इसमें एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट और भी सारी चीजें हैं, जिसके नाते ये बिजनेस साइकिल पर है। तो यहां पर मॉनेटरी फिनोमिनन प्योरली नहीं है, ये जेएम कीन्स का कहना है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
कह रहा आफ्टर द डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। देखिए अभी आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो तो उसमें मैंने बिल्कुल याद करा दिया था कि डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का पैसा डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में आता है और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का पैसा जनरल रिजर्व में। आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन आपको आगे मिला भी, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया। देखिए सेंसस यानी जनगणना कराने का काम होम मिनिस्टर्स यानी होम मिनिस्ट्री पर होता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम परफॉर्म करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। टेक्निक्स फॉर स्टोरिंग मटेरियल्स, टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग मटेरियल्स, टेक्निक फॉर कंज्यूमिंग मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्निक्स टू कंट्रोल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ये कह रहा है टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग मटेरियल्स, तो ये कंट्रोलिंग मटेरियल्स में आएगा, ईओक्यू का यूज होता है। कह रहा फॉर प्रिंटिंग अ मैरिज इन्विटेशन द मोस्ट सुटेबल कॉस्टिंग सिस्टम इज। एक बात आप समझिएगा, मैरिज इन्विटेशन हो या मुंडन का हो या बर्थडे का हो, इन सारी चीजों में जो भी काम होता है वो स्पेसिफिकली किसी एक के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक ही डेट पर यानी कार्ड एक प्रिंट कर लिया गया और उसी डेट पर सभी के मैरिज होने। तो जब सबके लिए अलग अलग कॉस्टिंग का यूज किया जाता है तो उसे हम लोग जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा आप फंक्शनल रिलेशनशिप, एक बात समझिएगा, इसमें डिटेल आपको मैं बता दूं आज। जहां भी फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करता है तो समझिएगा फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये आपसे कॉज और वहीं दूसरी तरफ ये आपसे इफेक्ट की बात करता है। आप इसको ऐसे समझिएगा, जिसको आप कॉज कहते हैं इसको आप इनपुट कह सकते हैं, जिसको आप इफेक्ट कहते हैं इसको आप आउटपुट कह सकते हैं, जिसको आप कॉज कहते हैं इसको आप इंडिपेंडेंट कह सकते हैं और जिसको इफेक्ट कहते हैं उसको आप डिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो अब कॉज और इफेक्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स के स्टडी कह रहा है कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट, और इस चीज की एनालिसिस की जाती है रेग्रेशन एनालिसिस में। हम लोग टू वेरिएबल्स की स्टडी कोरिलेशन में भी करते हैं, लेकिन वहां पर केवल एज्यूम्ड होता है कि ये कॉज है ये इफेक्ट है, जबकि रियलिटी उसकी चेक होती है रेग्रेशन से, तो इसीलिए इसका ऑप्शन कोरिलेशन ना होकर के रेग्रेशन होगा। डेटर्स 40,000, बिल्स रिसेबल 20,000, क्रेडिट सेल 2,50,000, सेल्स रिटर्न 10,000, बिल्स रिसेबल डिसऑनर्ड 10,000, द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी। आपसे पूछा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आपने अगर जो है डेटर्स का यानी टर्नओवर आपने इसको पढ़ा हो तो इसमें देखिए पहले सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, तो सबसे पहला काम आप नेट सेल्स निकाल दें, या आप ऐसे कहिए नेट क्रेडिट सेल्स की पहले बात करिए, डिटेल में समझिए। तो ये आपका 2,50,000 माइनस 10,000, 250 से आप 10 माइनस कर देंगे, तो जब 250 से आप 10 को माइनस करेंगे तो ये आपका 2,40,000 आया। अपॉन एवरेज डेटर्स करेंगे तो आपको ये दिया है डेटर्स 40,000 और बिल्स रिसेबल 20,000। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, ये 40,000 और प्लस 20,000, तो 40 प्लस 20 ये आपका 60,000 टोटल हो गया। यही आपका एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसेबल्स माना जाएगा। रीजन क्या है, अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता तो आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करते, बट ऐसा दिया नहीं है। तो 2,40,000 अपॉन 60,000, 0 सब आप कैंसिल कर, इतना आपको पता है 6 4 जा यानी ये 4 आया, यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 आया। आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा है। एवरेज कलेक्शन अगर मंथ्स में, क्योंकि क्वेश्चन मंथ्स में दिया है, तो 12 अपॉन 4 कर दीजिए तो ये आपका 3 मंथ्स आएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में डेज में दे दे तो आप 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो कर देते, यानी 4 कर देते, जो आंसर आता वो आपका सही होता। मतलब ये डेज में भी है और मंथ्स में भी। इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 महीने पर डेटर्स से हमें पैसा मिल जाता है। द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी
देखिए ये एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है। वाइंडिंग अप पर जो पैसा मांगा जाता है उसे हम लोग रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। A company incorporated under a special act passed by the parliament or state legislative is called, ऐसी कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से पास होती है उसे हम लोग स्टेचुरी कंपनी की के नाम से जानते हैं। रही बात गवर्नमेंट कंपनी की, तो जब किसी भी कंपनी का एट लीस्ट 51% शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ले लेती है तो उसे हम लोग गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। पब्लिक कंपनी आपको पता है कि जिसमें ऑर्डिनरी पब्लिक्स के पैसे, यानी ऐसी कंपनी जो मार्केट में शेयर्स लेकर आती है, उसके शेयर्स पब्लिक खरीदते हैं, बेचते हैं, वो पब्लिक कंपनी। और स्टेचुरी कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट से, जैसे LIC का नाम आपने सुना होगा, वो आपकी एक तरीके से स्टेचुरी कंपनी का एग्जाम्पल है। Which of the following is not included in casual income? देखिए कैजुअल इनकम ये सब इनकम टैक्स की स्टडी है, और कैजुअल इनकम है क्या ये आप समझिएगा। ऐसा कोई भी इनकम जिसके बारे में आपको पहले से कुछ पता ही ना, जैसे आप मान लीजिए अभी कहीं जा रहे हैं और आपको पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, तो आप शायद घर से सोच के नहीं निकले थे कि आपको पड़ा पैसा मिल जाएगा, ये कैजुअल इनकम कहलाएगा। आपकी कोई लॉटरी लग जाए, आपको पहले से पता नहीं था, ये कैजुअल इनकम है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में नॉट इंक्लूडेड इन कैजुअल इनकम, इसमें से कौन सा कैजुअल इनकम नहीं है। तो देखिए लॉटरी इनकम ये कैजुअल है, गैम्बलिंग ये कैजुअल है, आपने पैसा कोई सड़क पर पाया ये कैजुअल है, लेकिन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये कैजुअल इनकम नहीं है। ये जब आप इनकम टैक्स में देखिए, कैजुअल इनकम इनकम टैक्स में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट होता है, और कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये आपका जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है ये उस यूनिट का पार्ट है। क्योंकि इनकम टैक्स में इनकम को 5 पार्ट्स या हेड्स में डिवाइड करते हैं, जिसके इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में वो सारी इनकम आती है जो किसी हेड में नहीं आई है। कह रहा है करंट रेशियो 2.5, वर्किंग कैपिटल 90,000, देन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स विल बी। अब आप समझना, इस पे पहले आपको ये समझ में आ जाए कि वर्किंग कैपिटल हम कहते किसे। देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका है। एक बात समझिएगा, यहां पे जो हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये हम आपसे नेट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। कई बार ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब टोटल ऑफ करंट एसेट से ही होता है। हमें यह पता है कि जो हमारा करंट रेशियो है वो 2.5 है, इसका मतलब ये 2.5 करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी आपकी 1 है, क्योंकि ये जब रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं ना तो 2.5 रेशियो 1 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2.5 करंट एसेट्स है, 1 आपकी करंट लायबिलिटी है, तो माइनस करें तो ये 1.5 आपका वर्किंग कैपिटल आ गया। देखिए ये और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये मुझे बहुत इजी लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल हमें पता है कि ये 90,000 है। अब आप ध्यान देना, ये जो 90,000 है ये अपने आप में 1.5 है, क्योंकि ये 1.5 इज इक्वल टू 90,000। आपसे पूछा वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स 2.5 है, इंटू 2.5 आप कर दें। ये पॉइंट आपके कैंसिल हो जाएंगे। 5 जा 25, 5 3 जा 15 होता है। 3 से आप इसे कैंसिल करिए, ये 30,000 आएगा। 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 आएगा। मान लीजिए आपको अभी करंट एसेट्स तो पता लग गया, करंट लायबिलिटी पूछा होता तो 90,000 अपॉन ये 1.5 है और आपको 1 कैलकुलेट करना था तो ये 1 हो जाता। ये आप हटाते, यहां पे 0 बढ़ जाता है, यानी पॉइंट हट करके 15 6 या 90 होता है, तो ये आपका 60,000 आता। 60,000 आपकी करंट लायबिलिटी है। आपको पता है करंट एसेट्स आपका 150 आया, तो आप चेक भी कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स आपके पास है 1,50,000 का, करंट लायबिलिटी आपने कैलकुलेट किया 60,000 का, तो 150 में 60 आप माइनस करेंगे तो ये आपका 90,000 आएगा। तो आप देख सकते हो वर्किंग कैपिटल आपको यहां दिया भी कितना है, 90,000 का। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करके आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि पेपर में आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज,
ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्सपेंसेस ये वाले आते हैं। सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म में आता है। लिक्विडिटी में आपका करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो आता है। तो जितने ये टर्नओवर वाले होते हैं ये एक्टिविटी आपकी होती है, ये एक्टिविटी रेशियो में आएगा। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इश्यू शेयर्स। देखिए एक कंपनी 2013 एक्ट से पहले 1956 चलता था। 1956 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों पर ला सकती थी। लेकिन जब से 2013 पर आपका आया तो इसके अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स केवल एट पार और एट प्रीमियम, यानी 10 रुपए का शेयर्स 10 में आएगा या 10 रुपए का शेयर्स 12 में आएगा। फिर कह रहा था सेकंड क्वार्टाइल इज, आपको पता है 3 क्वार्टाइल्स होते हैं जो आपका ये एक तरीके से ये Q1 है, ये Q2 और Q3। Q1 कहता है कि कितनी वैल्यू 25% से कम है, Q3 75% से कितनी वैल्यू कम है, Q2 आपका 50% से कितनी वैल्यू कम है, और Q2 की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल टू मीडियन होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि Q2 का मतलब 50% और मीडियन का मतलब भी मिड यानी 50% से ही होता है। कह रहा है चूज अ करेक्ट ऑप्शन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन माइंड। कह रहा है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी द बर्थ रेट इज हाई बट द डेथ रेट इज लो। एक बात आप इसमें समझना, ऐसा नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपको दिया है क्वेश्चन। कह रहा है पहला स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो था, देखिए इसका मतलब ये केवल बर्थ की और डेथ के यानी उस समय की बात कर रहा है। स्टार्टिंग के एरा में आपको भी पता है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज आप कह सकते हैं कि कम थी। दूसरा आप ये कह सकते हैं लोगों को अवेयरनेस नहीं थी या लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि कितने बच्चे या कैसे बच्चों का सही से रखना, हर एक चीज के बारे में। तो यहां पर कह रहा है बर्थ रेट इज हाई, ये तो सही है, बट द डेथ रेट इज लो, ये गलत है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि जब मेडिकल फैसिलिटी इतनी एडवांस नहीं थी, तो मेडिकल फैसिलिटी एडवांस जब नहीं थी, या आज भी आप देखें तो गांव में या छोटे शहरों में मेडिकल फैसिलिटी अभी भी उतनी एडवांस नहीं है, इसलिए बर्थ के टाइम पर डेथ रेट उसी का लिया जाता है। तो डेथ रेट आज भी पहले से हाँ इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी इंप्रूव होने की जरूरत है, यानी अभी भी ये कहीं ना कहीं हाई है। तो इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें केवल बर्थ रेट को हाई माना है, जबकि डेथ रेट भी हाई फर्स्ट स्टेज में होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई, तो जब ये दोनों हाई होता तब तो बात इसमें की जाती, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, नाइदर ए और बी। यानी ये इस तरह आप समझिएगा, ये कह रहा है स्टार्टिंग के एरा में क्या बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में कोई हाई या लो था। तो देखिए स्टार्टिंग के एरा में बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, यानी जन्म होने वाले बच्चे जन्म के समय ही या जन्म के कुछ देर बाद वो नहीं रह जाते थे। उसका रीजन है मेडिकल फैसिलिटीज का इतना जो है एडवांसमेंट ना होना। तो इस तरीके से हमने इन 3 क्लासेस में पार्ट करके आपके ये 125 क्वेश्चंस जो 2021 में आए थे हमने कवर करने का काम किया, एक्सप्लेन करने के साथ साथ कवर करने का काम किया। होप सो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक्सप्लेनेशंस आपको कैसे लगे। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।